हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस लेबर लॉज के जो 5 केस लॉज अमेंडमेंट में आए हैं। पांचों केस लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट लाइकली चांसेस है कि एक केस तो आ सकता है, क्योंकि लेबर लॉज में अगर देखें तो इतने केसेस नहीं है अपने बुक में। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, जो 5 न्यू केस आए हैं 2025 के ही केस है, मार्च में हुए हुए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सके तो केस का नाम भी लर्न करना, 5 ही है। नहीं हो तो एटलीस्ट क्रक्स तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। अब पहला केस है डॉक्टर चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स। अब यहाँ पे जो चेतना राजपूत है, पिटिशनर लिखा है, मतलब इसने केस फाइल किया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैं ब्रीफ फैक्ट्स सॉरी उसके ऊपर, डिलेड इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अट्रैक्ट 10% इंटरेस्ट। अगर ग्रेचुइटी में डिले किया तो 10% इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ग्रेचुइटी कब मिलेगी, कितने साल तक कंटिन्यू सर्विस देनी होगी, अगर आपको याद हो तो? नहीं याद? 5 ईयर्स तक अगर आपने कंटिन्यू सर्विस दी है तो कंपनी को ये करना होगा कि ग्रेचुइटी एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट हो, सुपर एन्युएशन हो, तब कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, ग्रेचुइटी। और सामने से 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को पे करना है। अगर कंपनी 1 महीने के अंदर पे नहीं करती तो 10% इंटरेस्ट अट्रैक्ट होगा। अब क्या दिया है, पिटिशनर इनिशियली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम टीचर, द पोस्ट वॉज 100% एडेड। एडेड मतलब एनी आइडिया? गवर्नमेंट से इनकी सैलरी आती है 100%, ऐसा है। पहले वो कौन थी, पार्ट टाइम टीचर थी। उसके बाद चेतना जो है वो अपॉइंट हो गई एज अ फुल टाइम असिस्टेंट टीचर, ठीक है। पहले पार्ट टाइम थी, अब वो फुल टाइम टीचर बन चुकी है। फिर बोला है पिटिशनर हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल तक उसने सर्विसेज रेंडर किया एज अ टीचर। तो मतलब सीधी सी बात है, ग्रेचुइटी तो मिलेगा ही, 5 साल से ज्यादा ही है। अब इन लोग ने क्या किया, जो सामने मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी वाले हैं, उनने ग्रेचुइटी पे नहीं किया। तो अब अगेन आपको क्या लिखना है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या ये जो चेतना है ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है? तो आप लिखोगे हाँ, 5 साल से ज्यादा सर्विस दी। कब उसे मिलना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विद इन 1 मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जैसे ही उसकी रिटायरमेंट हो गई, कंपनी को खुद ही क्लिक हो जाना चाहिए कि चलो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ग्रेचुइटी देना है। इन लोग ने नहीं दी, इसलिए उसे क्या देना पड़ेगा, ग्रेचुइटी 10% के साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। अब इसका क्रक्स लिखो, चेतना राजपूत, हाँ सिर्फ चेतना लिख दो। चेतना इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी क्योंकि उसने 5 साल से ज्यादा सर्विस दी, आपके लैंग्वेज में लिख दो। वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है क्योंकि उसने 5 ईयर से ज्यादा सर्विस दी। अब यहाँ पे पूरे जजमेंट में इतना बड़ा जो है उसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसकी ड्यूटी है कि सामने से वॉलेंटरीली पे करे। ऐसा नहीं कि वो आपको एप्लीकेशन देगी आप भेजो, वो ऐसा नहीं होता है। वॉलेंटरी आपको पे करना है। और पीटी फिर वो रिस्पोंडेंट बोलता है अरे हमारा देना रह गया, 10% अट्रैक्ट मत करो। तो ऐसा बोला है, कोई अनजस्टिफाइड रीजन है तो आपको 10% एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी के साथ देना पड़ेगा। एकदम इजी केस लॉ है, इसे पांचों आपको छोड़ के नहीं जाने। पहला समझ में आ गया, ग्रेचुइटी पे करना है क्योंकि 5 साल से ज्यादा सर्विस रेंडर की है। अब सेकंड में क्या है, लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, अगेन स्कूल का ही है, वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन एन एम्प्लॉय डायरेक्टली अप्रोच द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग टू द एम्प्लॉयर? नो, पहले एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। नहीं, आप जा सकते हो। अब भी मैंने बोला ना ग्रेचुइटी में, अभी मैंने बोला ना, मैं थोड़ी बार बार एम्प्लॉयर को याद दिलाऊंगी एप्लीकेशन लिख के, मैं डायरेक्ट किसके पास जा सकती हूँ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। अब यहाँ पे क्या केस दिया है फैक्ट में, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय वाज वर्किंग एज अ टीचर, इसमें भी क्या 2001 से 2011 मतलब अप्रोक्स 10 साल के लिए तो उसने दिए। अब उसको ग्रेचुइटी नहीं मिला तो क्या उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा? यस, क्योंकि ग्रेचुइटी नहीं दिया, 10 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, मतलब ग्रेचुइटी मिलना चाहिए। अब ये लोग ने क्या बोला कि इसने हमको एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन देते तो हम 1 महीने में दे देते ग्रेचुइटी। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि वो आपको याद नहीं दिलाएगी, वो अगर डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास गई है तो चलेगा। अब क्रक्स लिखो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेंड एप्लीकेशन, it is not mandatory to send application or notice to the employer. It is not mandatory to send application or notice to the employer, full stop. It is an obligation. It is an obligation of employer
टू पे ग्रेचुइटी अमाउंट, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू पे ग्रेचुइटी अमाउंट विद इन कितने डेज के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ एम्प्लॉई whose service has been terminated. It is an obligation of employer to pay gratuity amount within 30 days of employee whose service has been terminated. Again easy case, समझ में आ गया, बस उसको ग्रेचुइटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या ऐसा थोड़ी जरूरी है कि मैं एप्लीकेशन लिखने बैठेगा एम्प्लॉय, ये उसकी ही ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की कि आपको 30 दिन के अंदर पे कर देना है. अब थर्ड, आप डेट देखो, मार्च, सब मार्च में ही हुआ, नहीं पिछला वाला अप्रैल में था और ये मार्च वाला यही साल. अब मार्च 19 को लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर ऑफ बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का है. अब संडेज एंड अदर पेड हॉलीडेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग कंटिन्यू सर्विस. आप बताओ, अगर कोई कंटिन्यू सर्विस है तो क्या संडेज और उसमें पेड हॉलीडेज काउंट होंगे? ऑब्वियसली होंगे. अभी जैसे आप लोग ने बोला है कि समझो आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपने यहाँ पे सर को फीस पे की है, हम माइनस कर देंगे, संडे हमारे बच्चे नहीं आते, कोई लॉजिक नहीं, वो पूरा कंटिन्यू सर्विस में इंक्लूड होता है. तो ऐसा लास्ट में सिर्फ ऐसा लिख दो नीचे क्रक्स में, संडेज एंड पेड हॉलीडेज कैन बी काउंटेड, ये छोटा सा ही केस है, संडेज एंड पेड हॉलीडेज कैन बी काउंटेड इन ट्रीटिंग कंटिन्यूस सर्विस, कैन बी काउंटेड इन ट्रीटिंग कंटिन्यूस सर्विस. तो अनपेड मतलब तो वो हॉलीडेज का तो क्यों ही माइनस करेंगे. अब यहाँ पे केस क्या था कि एक एम्प्लॉय है, उसने ना 240 दिन से ज्यादा काम किया था, तो एम्प्लॉयर क्या बोलता, नहीं इसने सिर्फ 227 डेज ही काम किया है क्योंकि हमने संडेज माइनस कर दिए. तो कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये नहीं चलेगा, संडेज कोई माइनस नहीं करता कि आपने इतने ये दिन काम नहीं किया है, तो बस संडेज और पेड हॉलीडेज को भी काउंट किया जाएगा कि वो कंटिन्यू सर्विस में आएगा. ये भी इजी था, छोटा सा. अब केस लॉ 4, हाँ अब ये थोड़ा रीडिंग के साथ ही करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, 5 मार्च का केस है, एम्प्लॉय क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन. किसी को याद है सुपर एन्युएशन की एज? कम है बहुत, 58 है सुपर एन्युएशन की एज, आपने पढ़ा हुआ है. सुपर एन्युएशन की एज अगर एम्प्लॉय ने क्रॉस कर दी, सॉरी हाँ, एम्प्लॉय क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन बीइंग ग्रांटेड अ लम सम कॉम्पेंसेशन बाय द कोर्ट ऑन फेलियर ऑफ फॉलोइंग द रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर बाय द एम्प्लॉयर. तो आपको रिट्रेंचमेंट भी याद नहीं होगा, मैं ही बताती हूँ. रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल देता है फॉर कॉस्ट कटिंग. एम्प्लॉय के पास इतने पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि उसको खर्चा मिटाना है, तो उसने आपको अगर निकाल दिया, उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं. ठीक है, बट ठीक है, एक बार रीड करते क्या है. पिटिशनर इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज एम्प्लॉयड एज शिफ्ट सुपरवाइजर विद पिटिशनर. अब यहाँ पे ना मैं आपको एक डायग्राम ही ड्रॉ करके देती हूँ, वो आप भी ड्रॉ करना. तो इतना बढ़ा दिया, आपको लर्न कर मतलब याद रखने की जरूरत नहीं. अब यहाँ पे एक पिटिशनर था, ठीक है, वो था सुपरवाइजर, किधर था, एक पार्टनरशिप फर्म में. पार्टनरशिप फर्म ने इसको क्या कर दिया, रिट्रेंचमेंट कर दिया इसका. क्यों किया, हमें क्या करना था, कॉस्ट कटिंग. ठीक है, अब इसने क्या बोला सुपरवाइजर ने कि मेरा मतलब कोई प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, सीधा निकाल दिया, कुछ नहीं. तो इसने ना कंसिलिएशन ऑफिसर को, एक सेकंड पॉज करना, इसने सुपरवाइजर, एक पार्टनरशिप फर्म में सुपरवाइजर था एक पर्सन, इन लोग ने इसको रिट्रेंच करके निकाल दिया कि हमें कॉस्ट कटिंग करना है. तो सुपरवाइजर ने बोला कि मेरा प्रोसीजर इन लोग ने बराबर नहीं, ऐसे ही निकाल दिया. तो इसने किसको कंप्लेंट की, कंसिलिएशन ऑफिसर को जाके कंप्लेंट की. तो इसने क्या बोला, ये लेबर कोर्ट के पास गया ऑफिसर, और लेबर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसको जो निकाल दिया है ना, तो इसको रीइंस्टेट करो. रीइंस्टेट मतलब वापस लेके आओ, और जो जो पीरियड के लिए चला गया ना, तो इसको बैक वेजेस भी आप पे करोगे. पहले इतना तक केस समझो. सुपरवाइजर को निकाल दिया गया, फालतू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो ये लेबर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि इसको रीइंस्टेट करो और बैक वेजेस में मिलेंगे. लेकिन अब क्या हुआ, जब लेबर कोर्ट का डिसीजन आया ना, अब कोर्ट है, टाइम लगता है डिसीजन देने,
तो अब तक इसकी सुपर एन्युएशन की एज क्रॉस हो चुकी थी। अब सुपर मतलब 58 ईयर से ज्यादा हो गया तो उसको रीइंस्टेट कैसे करें, ये भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि 58 ईयर्स क्रॉस कर दिया मतलब वो काम अब नहीं कर सकता है। तो अब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिस्पोंडेंट जो है उसने 60 ईयर्स क्रॉस कर दिया है तो रीइंस्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। बट इसके साथ गलत भी तो हुआ था, तो उन लोग ने पार्शियली ऑर्डर दिया कि इसको रीइंस्टेट तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत बैक वेजेस दे दो, तो दोनों के फेवर में हो जाएगा। समझ में आया? इतना एक बार ड्रॉ कर दो, फिर मैं लिखवाती हूँ। मतलब ये बैक वेजेस तो दिया, फिर उसके ऊपर भी दूसरा बैक वेजेस? नहीं, उतना ही। अमाउंट वगैरह मैं बताती हूँ, एक बार इतना लिख दो। अंजलि एक बार पॉज ही कर दो। ओके, एक बार रिवाइज करते। सुपरवाइजर को पार्टनरशिप फर्म ने रिट्रेंच कर दिया था फॉर कॉस्ट कटिंग। इसने कंसिलिएशन ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल की, जिस और वो लेबर कोर्ट के पास गया और उसने क्या बोला, उसे रीइंस्टेट करो और बैक वेजेस दो। लेकिन मीनवाइल जब इनका ऑर्डर आया 60 इयर्स अप हो चुका था, मतलब सुपर एन्युएशन, तो रिस्पोंडेंट हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, रिस्पोंडेंट हैज क्रॉस द एज ऑफ 60 ईयर सो रीइंस्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बट लेकिन ड्यू प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट हैज नॉट बीन फॉलोड, बराबर से नहीं निकाला, अ लम्प सम अमाउंट एज कॉम्पेंसेशन हैज टू बी गिवन। अब थोड़ा केस लॉ की लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी। इसमें मैं जजमेंट पढ़, और अब ये जो सुपर एन्युएशन की एज क्रॉस हो गई है, इसमें कोर्ट ने उनका पैन कार्ड भी मंगाया कि जहाँ पे उनने डेट लिखी हुई थी कि 24 जून 1961, मतलब एक्चुअल में ये क्रॉस हो गई थी सुपर एन्युएशन की एज, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। और कितना अमाउंट, 3,58,073 अमाउंट उसे मिला एज अ बैक वेजेस। इतना ही लिखा है, तो ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो उसे लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट केस, उमा देवी, ये तो नाम भी याद हो जाएगा, ये मैटरनिटी बेनिफिट का केस है। अब थोड़ा देखते हैं आपको याद है या नहीं मैटरनिटी रिलीफ एक्ट वाला। क्या वुमन, कितने बच्चों पे उसे मिल सकता है मैटरनिटी लीव, कि कितने बच्चे होंगे तो मैटरनिटी लीव, उसके बाद नहीं? 2 बच्चे, उसके बाद नहीं मिल सकता है? वेरी गुड, एक मिल सकता है लेकिन टाइम पीरियड कम होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, उमा देवी जो थी, अब इसमें क्या हुआ, उमा देवी की जब शादी हुई तो उसके 2 बच्चे हुए, अब उसकी वापस दूसरी शादी हुई तो तब उसको 1 बच्चा हुआ, टोटल 3 हो गए। तो अब ये जहाँ पे काम करती है, इसको 2 लीव तो मिल चुके थे तो जब 2 बच्चे हुए, तो अब वो लोग ने केस किया कि अब इसको हम तीसरे वाले पे नहीं देंगे मैटरनिटी लीव। तो इसने जाके केस क्या किया, मैटरनिटी लीव, अब भी वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसे लीव नहीं मिलेगी क्या? ये तो चाइल्डहुड के लिए और मदरहुड के लिए दोनों के लिए जरूरी है, तो मिलेगा लेकिन टाइम पीरियड कम। तो आप लिखो अप टू 2 चिल्ड्रन डैश करके टोटल 26 वीक्स, और 2 और मोर चिल्ड्रन 12 वीक्स। एटलीस्ट कि प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तो लीव मिले। हाँ, वीक्स, तो टोटल 26 मिलती है। अगर 2 चिल्ड्रन है तो उससे ज्यादा है तो 12 वीक्स मिलेगा। तो यहाँ पे उमा देवी में ऐसा केस हुआ था, ये तो नाम अब याद रख लेना, उमा देवी थी। तो यहाँ पे ऐसा है, मैं जजमेंट रीड कर रही हूँ कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि मैटरनिटी लीव, भले वो 3rd चाइल्ड हो, उसे मैटरनिटी बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पे कोई सीलिंग या कोई लिमिट नहीं है कि नहीं आप इससे ज्यादा मत करो या आपको लीव नहीं मिलेगी। 3 करो, 4 करो, 5 करो, पर आपको वीक ये तो मिलेगी लीव। और इसमें ऐसा बोला है कि वुमेन को राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी, और ये सिर्फ मदरहुड के लिए नहीं बल्कि चाइल्डहुड, इवन बच्चे को भी माँ की थोड़ी तो जरूरत पड़ती है एकदम स्टार्टिंग एज में, स्टार्टिंग में। तो ऐसा बोला है कि एटलीस्ट 12 वीक्स की उसे ब्रेक मिलना चाहिए। और इसमें ऐसा बोला था क्रक्स में कि कंसेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव इज अ मैटर ऑफ नॉट ओनली फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द वुमन एम्प्लॉयज, की वुमन, नहीं तो ऐसे वुमन फिर कोई सोचेगा ही नहीं कि अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलेगा, जो भी रीजन हो।
तो ये केस में उमा देवी के फेवर में आया कि आपको 12 वीक्स तक का लीव मिलेगा। ये थे हमारे 5 केस लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी छोड़ के मत जाना। ग्रेचुइटी लेट पेमेंट की तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा 10%। और क्या मैं एम्प्लॉय लिखने बैठेगा एप्लीकेशन? ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का कि कितने देर में दे देनी चाहिए, 1 मंथ के अंदर अंदर। फर्स्ट और सेकंड लो ऐसे ही थे। फिर क्या संडेज और पेड हॉलीडेज को गिना जाता है कंटिन्यूज में, सर्विस में गिना जाता है। फोर्थ में क्या था, सुपर एनुएशन की क्रॉस हो गई थी, तो ये केस में ऐसा बोला था कि उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे लेकिन कंपेंसेशन मिलेगा। और लास्ट में भी ऐसा ही बोला है कि ब्रेक मिलना चाहिए वुमन को अप टू 12 वीक्स। ओके, हो सके तो केस लॉ का नाम याद रखना, क्योंकि 5 केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आने के चांसेस 99% है और 1% हमें नहीं पता। थैंक यू सो मच।